ख़वातीन व हज़रात, कुछ वक्त ख़तों के जवाब के लिए वक्फ कर रहा हूँ। ये ख़त कराची से आया है। लिखने वाली हैं इफ़त जहां। लिखती हैं, मोहतरम तारिक अजीज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे गिरदो पेश जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। जी। कानून नाम की कोई चीज़ आपको नज़र आ रही हो तो उसका पता हमें भी बताइएगा। मैं तो कानून को ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। क्या इकबाली और कायदे आज़म ने ऐसे ही मुल्क का ख्वाब देखा था? और यहाँ ज़रा रुक जाएं कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो यकीनन ये पाकिस्तान उस मयार पर नहीं पहुंच सका अभी तक। हमें दुआ करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें तालीम के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की सही करनी चाहिए, फिर जाके कहीं हम अल्लामा और कायद के नज़रिया पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं, वरना ये तो एक सिलसिला है, चल रहा है। जी। और आजकल आप कौमी असम्बली में जूडो कराटे के मैच देख रहे हैं। ये जो लीडरान होते हैं ये तो मुआशरे का जौहर होते हैं। मुझे ये बताएं, जब ये असम्बलियों में इस तरह आपस में दस्तों गिरेबां होते हैं तो इनके कारकुन इन्हें देखकर एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर देते हैं। जरा रुक जाएं। ये जो असेंबली में आप देखते हैं ना कि शोर मच रहा है, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, कभी कभी कुछ इससे बात आगे भी बढ़ जाती है, ये दुनिया के अक्सर मुल्कों में हमने देखा है। और ये इसको कहा जाता है कि ये जमहूरियत का हुस्न है। हालांकि बात आप अगर मुक्के से समझाना चाहें तो फिर उसके लिए तो बॉक्सिंग रिंग होता है, कौमी असेंबली नहीं होती। कौमी असेंबली में तो दलील, दावा, दलील और लॉजिक, उससे फलसफे से बात की जाती है कि इसका ये जवाब है, इसका ये सवाल है। जी। तो हमारे इस प्यारे पाकिस्तान का क्या बनेगा? फिर वो लिखती हैं, उन शहीदों की रूहें कितनी दुखी होती होंगी इस तरह के मंजर देखकर। हाय हाय हाय, ये अभी कल की बात है। वो क्यारी में, सियाचन में, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता उस सर्दी का कि अगर इतनी सी उंगली भी उस लिबास से बाहर रह जाए तो वो फ्रोजन जो बाइट होता है वो हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। मैंने अपने प्रोग्राम में मैं ऐसे दोस्तों को लाया हूं जिनके बाजू कटे हुए दोनों सर्दी की वजह से। उनका दुश्मन वहां हिंदुस्तान नहीं है, मौसम सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो हिंदुस्तान की जिद है, लेकिन बहरहाल वो 124 या पता नहीं 140 बंदे वतन अजीज पर शहीद हुए और हम उन्हें मुर्दा नहीं कहते। हमारी किताब कहती है कि जो शहीद हो जाए वो वतन की हिफाजत करते हुए उन्होंने जान दे दी, और जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, उसको अपने रब से रिज़्क मिलता है, मगर हां तुम्हें उसका शऊर नहीं है। इसलिए जिसके घर शहादत की खबर पहुंचती है उसकी एक आंख हंसती है, एक आंख रोती है। इंसान तो होता है ना, कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, कोई बीवी होती है, कोई बहन होती है, इंसान है। जिगर तो चटकता है, लेकिन हौसला देता है आके हाथ कि वो शहीद हुआ है, और शहीद का बड़ा दर्जा है। जी। मैं एक लेक्चरार हूँ और एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। कल रात मैं अपनी कार में वापस अपने घर आ रही थी। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था और रुका हुआ था। इतने में 2 मोटरसाइकिल सवार पास आए। उनके पास पिस्तौल वगैरह भी थे। उन्होंने मेरा पर्स, फ़ोन, घड़ी और सोने की 2 चूड़ियाँ उतरवा ली। उन्होंने अपने मुंह छुपाए हुए थे। और तारिक साहब, यहाँ वो एक अजीब बात लिखती हैं, किस वक्त वो मेरा सारा सामान एक लिफाफे में डालकर वापस कर गए। साथ एक रुका था, आप हमारी उस्ताद हैं, हम अपनी मजबूरियां आपको नहीं बता सकते, माफ़ कर दीजिएगा, सारा सामान वापस कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा।
हाय हाय हाय, ये जो गुर्बत है ये इंसान को कुफ्र के दायरे के करीब तर ले जाती है। गुर्बत ऐसी बला चीज है। अब देखें कि ये बच्चे जो कॉलेज के तालिब इल्म हैं, डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, सिफारिश नहीं है, कोई नौकरी नहीं, रिश्वत नहीं है, कुछ नहीं, फिर रहे हैं। आखिर इंसान है, सांप के बच्चे तो हैं नहीं कि मट्टी खा के गुजारा कर लेंगे। इंसान का बच्चा है, भूख लगेगी, घर वाले मांगेंगे कि तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुझे पढ़ाया, जा जाके कमा कहीं से। सारा दिन वो ताने सुनता है, आखिर क्या होता है? कानून तोड़ता है। लेकिन ये दोनों जो मोटरसाइकिल सवार थे, इन्होंने अपने ही उस्ताद को पहचान लिया कि वो ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ाती है। आधी रात को या जिस वक्त मैं नहीं जानता, लिफाफे में डाल के उसके घर उसका सामान दे आए और कहा कि हमें जो दुख हैं वो हम आपको नहीं बता सकते। गुर्बत बड़ी बुरी चीज है। मैं यकीन रखता हूं कि ये बड़े आदमी बनेंगे। जिंदगी ठोकरें तो मारती है, लेकिन यही चैलेंज बस औकात इंसान को एक उछाल देती है और सामने चांद नजर आता है, वहां तक जाती है। मेरा जी चाहता है कि पाकिस्तान का हर बच्चा इसी किरदार का मालिक बन जाए कि उस्ताद की इज्जत भी देखें। मैं यहां भूख तो खैर ठीक है, चोरी चकारी ठीक है, ये अजल से अबद तक। पिछले दिनों हमारा पाकिस्तान टेलीविजन का एक प्रोग्राम है, वसी शाह उसे करते हैं, उन्होंने मेहमान बना के बुलाया, मैं चला गया। अब बातें जाहिर है कि फन पर ही हो रही थी, तो मैंने कोई 25-26 फिल्मों में भी काम किया, अपनी भी 2 फिल्में बनाई और वो अल्लाह के फजल करम से बहुत बुरी तरह नाकाम हुई और मैं फिर फिल्म लाइन को छोड़ आया। बात ये हो रही थी जहां से मुझे 1-2 टेलीफोन भी आए। मैंने ये कहा था कि फन अदाकारी में, फिल्म में 2 तरह के लोग बड़ा राज करते हैं। एक जो बहुत हसीन आदमी होता है और एक जो दरमियानी शक्ल सूरत का जरा थोड़ा सा और तरह का। मैंने मिसाल के तौर पर ज़ेबा का और रंगीले का तज़किरा किया था। अब रंगीले के साथ मैंने भी 4-5 फिल्में की हैं। अच्छा भला संजीदा सीन जा रहा है। मेरे एक सीन में वो मुझसे कुछ कहने आता है, मैं बड़ा संजीदगी से अपनी बात कर रहा हूं, उसने टाई मुंह में पकड़ी, टाई को मुंह में खाता 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 यहां तक आ गया। अब मेरा तो सारा बेड़ा गर्क हो गया ना, क्योंकि मैं तो एक लाइन में रह के अदाकारी कर रहा था और लोग हंस पड़े। जो सेट पर जितने थे, मेरा भी हंसी निकल गई, सीन खराब हो गया, दोबारा करना पड़ा। तो गोया रंगीला कुछ भी नहीं करता था, ऐसे ही मुंह को फाड़ लेता था तो लोग हंस देते थे। ये उसकी कामयाबी थी। और एक वक्त ऐसा रंगीले पर आया था कि पाकिस्तान के तमाम हीरो और हीरोइंस एक तरफ और रंगीला अकेला एक तरफ, ये था। और ज़ेबा की बात मैंने इसलिए की थी कि वो गालिबन आज तक सबसे हसीन औरत जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई वो ज़ेबा ही थी अभी तक। तो हसीन आदमी को वो यूं करके उदास हो गया तो सारी दुनिया ही उदास लगी। उसने मुस्कुरा दिया तो लगा अब सारी दुनिया में फूल खिल उठे। तो मैंने कहा इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुदरत ने इनको मेहनत करके भेजा हुआ होता है। हुस्न, हाय हाय, वो अबरार का शेर है कि हुस्न और उसके फ्लॉप होने की क्या वजह थी। लोग जिस बात पर रंगीले को पसंद करते थे वो उसमें थी नहीं। रंगीला उसमें गूंगा बना हुआ था। पहली बात, वो जो यहाँ यहाँ करके वो जिस्म की मुख्तलिफ हरकत से और मुंह से अजीब व गरीब अल्फाज निकालता था, वो लोग उसको पसंद करते थे। वही उसने माइनस कर दिया। नतीजा वो फिल्म फ्लॉप हुई।
اس کے ساتھ کم و بیش 12 فلم ساز دفن ہو گئے، جن میں ایک طارق عزیز بھی تھا۔ یہ ان لفظوں میں، ان معنوں میں نے رنگیلے کی مثال دی تھی، اور میں نے زیبا کے مقابلے میں نے کہا تھا کہ شمیم آرا زیادہ مضبوط آرٹسٹ، اس لیے کہ وہ عام شکل صورت کی عورت تھی، اس کو بڑی محنت کرنی پڑی۔ تو یہ جو درمیانی شکل صورت کے لوگ ہوتے ہیں فلم میں، ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو بہت حسین ہوتے ہیں یا تھوڑے سے یوں کر کے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ میرا ایمان ہے، یہی میں نے کہا تھا۔ آگے